जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए। इसके पहले बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए क्लियर करवा चुके हैं साइंस और सोशल साइंस मैथ, जहाँ पे आपको बेहतर रिजल्ट रहा। बहुत से बहुत क्वेश्चन पूरे के पूरे मैच कर गए। और बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए हम देखेंगे जहाँ पे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर आपका साइंस हो, सोशल साइंस हो या मैथ हो, चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर होगा। साथ ही साथ मैराथन क्लास चलेंगे। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम 2026 में देने वाले जितने भी 10 क्लास के विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और एवरीडे इस पर क्लास देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको चुनिंदा क्वेश्चन करवाएंगे और बेहतर से बेहतर जो एग्जाम में सीधा पूछे जाएंगे फैक्ट के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हो जाइए तैयार। और आप लोग यहाँ पे चैलेंज है कि 20 क्वेश्चन टॉप करवाते हैं और 20 में से आपको कमेंट कर कर बताना है, यानी आपको कम से कम 15 लाना है। 15 प्लस हो जाए बहुत अच्छा, यानी अगर आप 20 में से 15 क्वेश्चन भी लेके आते तो आपकी तैयारी सही चल रही है। कम आता है तो मेहनत करने की ज़रूरत है, और 20 में 20 आता है तो आपके लिए एकदम टॉप 10 में जगह बना हुआ है। तो चलिए टारगेट यही है कि 450 आपको ऑब्जेक्टिव में एक नंबर भी नहीं कटने दे। सब्जेक्टिव आप कहीं ना कहीं पढ़ी रहोगे, समय मिलेगा वो भी करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग कमेंट करें फटाफट से आंसर और मिलाएंगे। सवाल है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। आपको ध्यान क्या रखना होगा कि सवाल को 2 बार पढ़ने होंगे। सवाल 2 बार पढ़ेंगे, आंसर आपका आधा माइंड में चला आएगा। देखिए पहले क्वेश्चन छुपा हुआ यहीं पे कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, एक तो आंसर कंप्लीट हो गया कि मानव ने रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। यहाँ पे दिया कि किसके द्वारा बनता है, क्या परितारका, पश्चिमाभि, अभिनेत्र लेंस या कच्छाभ। याद रखें यह बनता अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है रेटिना पर प्रतिबिंब, जो कैसा होता है वास्तविक और उल्टा होता है। तो बहुत सारे यहाँ से डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर ऑप्शन सी बताएं तो बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है हमारे पास कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि ताप बढ़ जाता है तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यानी आप देखे होंगे कि जनरेटर पे कहीं ज़्यादा लोड दे दिया जाता है, यानी ज़्यादा करंट प्रवाहित होता है तो ज़्यादा मतलब धुआं देने लगता है जनरेटर, क्योंकि वहाँ पे ताप बढ़ जाता है तो उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होने लगता है, जिससे धारा कम प्रवाहित हो पाता है। आगे चलिए अगला देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं। क्या बोले हम, सवाल को पहले आपको 2 बार पढ़ने हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं। कैसे होते हैं, महत्तम, न्यूनतम, समान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव होते हैं, ये हमेशा महत्तम होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुव पर मान जो होता है कैसा होता है, तो महत्तम होता है, यानी अधिक होता है। तो ये आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय ध्रुव पर मान क्या होते हैं, महत्तम होते हैं, यानी अधिक होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, दृश्य मतलब जो दिखलाई देता है, वैसा प्रकाश जो दिखलाई देता है, ठीक है, और दृश्य प्रकाश कहलाता है। इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है कम से कम। देखिए अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके पास 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में जो है तरंगदैर्घ्य ये होता है। ये क्या है, दृश्य प्रकाश होते हैं। ऑप्शन सी अगर आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में दोस्तों यार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बेहतर ढंग से आप लोग को हम क्लियर करवाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अगला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होने वाला है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित किया जाता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसका ए से मात्रक क्या होता है, फटाफट से करेंगे कमेंट। क्या रेस्टेट होता है, बिल्कुल होता है। टेस्ला होता है, बिल्कुल होता है। यानी ऑप्शन की बात करें हम तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, तीव्रता का ऐसा मात्रक अरेस्टेट और टेस्ला दोनों होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सी बताया है, बिल्कुल सही। देखेंगे अगला, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फटाफट से बताइए आप लोग।
बिल्कुल इसका आंसर आप लोग दे दिए होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एक थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं। सबसे पहले न्यूटन महोदय ने जब सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजारा तो 7 रंगों की एक पट्टी दिखलाई पड़ा, जिससे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और फिर से क्या किए कि एक प्रिज्म को उल्टा रख दिए, ठीक है। और उल्टा रखने के बाद इनमें से फिर 7 रंग जब गए तो उसमें से एक रंग निकला। यानी यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और 7 रंग मिलते हैं तो जाके श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे डी राइट आंसर, डी बताया आप लोग, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है कि वास्तविक सूर्यास्त, वास्तविक यानी रियल सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? अब यहाँ पे एक है वास्तविक है और एक क्या है? आभासी दिया हुआ है। तो वास्तविक एक रियल टाइम और एक फेक टाइम, ठीक है। आभासी और रियल, जैसे कभी कभी सूर्योदय हो जाता है लेकिन हमें दिखलाई नहीं देता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में लगभग समय का अंतर पूछा है। याद रखेंगे इसका अंतर, क्वेश्चन पूछा गया 2 मिनट का अंतर होता है। 2 मिनट का अंतर होता है। और सवाल आपसे पूछ दिया जाता है कि सूर्य से पृथ्वी पे आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि नीले तथा हरे प्रकाश के मिलने पर, कभी कभी आप लोग रंग को मिलाएंगे कि नीले और हरे प्रकाश यानी 2 प्रकार की रोशनी एक साथ मारेंगे, नीले प्रकाश और हरे प्रकाश के मिलने पर किस प्रकार का रंग प्राप्त हो जाता है? तो देखिए ये हो जाता है श्यान रंग का प्राप्त होता है, ना तो नीला में रह पाता है और नहीं तो हरा में, श्यान रंग का हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? क्या सवाल है कि निर्गत किरण, देखिए एक आपतित किरण निर्गत किरण होते हैं, यह हो गया आपतित किरण और परिवर्तित किरण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे कोण कहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि निर्गत किरण के बीच अगर कोण बन रहा है तो निर्गत कोण कहलाता है। अगर ऑप्शन सी आप लोग बताया है तो बिल्कुल सही बताया है, ठीक है। अगर आपतित किरण के बीच कोण बना तो आपतन कोण, परावर्तित किरण के बाद तो परावर्तन कोण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल क्या है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा। अब यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होते हैं। तो चलिए आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं। जैसे ये हवा है और ये क्या है? पानी है। तो आप देखेंगे कि हवा में हाथ को बहुत तेज़ी से आगे पीछे आप घुमा लेते हैं, ठीक है, लेकिन पानी में आप उतना तेज़ी से हाथ को नहीं घुमा पाते। तो हवा क्या हो गया? विरल हो गया, विरल हल्का माध्यम हो गया। और इस सघन घना हो गया तो ये क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया। तो सवाल ये है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम से, तो आप बता दिएंगे कि सघन माध्यम से हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। ऑप्शन की बात करें बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल, देखेंगे क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? प्रकाश की चाल अधिक किस में होती है? किस माध्यम में? हवा में, जल में, शीशा में या हीरा में? देखिए विद्यार्थी यहाँ पे आपको याद रखने होंगे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा है, क्या अधिक होते हैं। तो याद रखेंगे प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में, क्या निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है हवा में होते हैं। उसके बाद कांच में होता है 2 लाख के आसपास, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे निर्वात में दिया हुआ नहीं है। उसके बाद क्या हवा होता है, तो हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आगे चलिए बताएंगे आप लोग 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं। धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि चीज़ों को आप लोग रट्टा नहीं मारना पड़े, बाकी समझ के क्लियर कर लें। थोड़ा सा 5 मिनट बेसी समय लगेगा लेकिन आप सीख करके यहाँ से जाएंगे। सवाल है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? किसी भी कोष में यानी किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो कितनी होती है, यही पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्लियर करते हैं, ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2n² होती है। जैसे अगर पहला दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, जिसको KLMN बोला जाता है, ठीक है। अगर पहला कक्षा में बैठाते हैं 2 1 का स्क्वायर करेंगे कि नहीं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 दूसरी कक्षा में 2 बैठाएंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएंगे। तीसरी कक्षा में बैठाएंगे 3 तो 3 के 9, 9 दूना क्या हो जाएगा 18।
यानी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 18, इस प्रकार से बढ़ते जाता है। लेकिन सवाल यह है कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, तो सूत्र क्या बताया हम आप लोग को, 2n²। क्या होता है 2n², जो ऑप्शन का है बी इसका राइट आंसर। अगर ऑप्शन बी बताया है तो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन है 13 नंबर कि He यानी हीलियम जिसको बोला जाता है, हीलियम, ठीक है। तो हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब यहाँ पे विद्यार्थी भी बड़ा कन्फ्यूजन होते हैं बाहरी इलेक्ट्रॉन को लेकर के, लेकिन घबराना नहीं है। जब मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बेहतर ढंग से, चाहे वह साइंस हो, मैथ हो या सोशल साइंस हो, क्लियर होगा। तो देखिए हीलियम का अगर बात करें तो हीलियम He2 होता है, ठीक है। He क्या होता है 2, तो मात्र 2 ही इसके परमाणु संख्या है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम तोड़ते हैं तो 2 से ही शुरू किया जाता है, तो 2 आएगा तो आराम से 2 हो जाएगा। तो यही बाहरी कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में आता है। तो हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 होते हैं। अगर हम बात करें सोडियम का, Na11 होता है, तोड़ेंगे तो 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 8 और 2 10, अब 1 बचा है। तो बाहरी कक्षा में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आता है, किसका, सोडियम का। तो किसी का भी आप तोड़ सकते हैं, और जैसा क्वेश्चन आएगा उस ढंग से उसके बारे में हम क्लियर करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वह अक्रिय रहते, अधातु रहते, गैस रहता है। सवाल है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। गलनांक सबसे कम यानी कम समय में पिघल जाता है, ठीक है, गल जाता है। तो कौन सा ऐसा धातु है, क्या एल्युमिनियम है, सोडियम है, कॉपर है या लोहा है। देखिए विद्यार्थी याद रखेंगे, इसकी राइट आंसर की बात करें हम यहाँ पे तो आपको सब के सब धातु नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये जो सोडियम है वह सोडियम क्या होता है, गलनांक कम होता है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे या वायु के संपर्क में आते ही क्या होता है, जल उठता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, ठीक है। अगर आप सोडियम को डायरेक्ट पानी में देंगे तो ये ब्लास्ट कर जाता है, यानी इसका गलनांक क्या होता है, सबसे कम होते हैं। 15 नंबर सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है, खाने वाला सोडा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन ना जाने कितना बार पूछा गया है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला का सूत्र अगर बात करें हम तो ये होता है ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर। सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर बात करें सोडियम कार्बोनेट तो इसका प्रयोग जो होता है वो धोने वाला कपड़े के रूप में यानी डिटर्जेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, सर्फ के रूप में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आप लोग बताएं, बिल्कुल सही। चलिए 4 क्वेश्चन और बचा है जिसको हम लोग फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। सवाल है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, यानी यहाँ पे आपको पहचानना है कि कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है। बिल्कुल जैसे जैसे चैप्टर आएगा चैप्टर बाय चैप्टर बेहतर ढंग से क्लियर करेंगे। देखिए अगर बात करें कि कार्बोनिल ग्रुप के प्रतिकारक, यानी यही जो प्रतिकारक होते हैं, क्रियाशील मूलक होते हैं, इसी पे इसका गुण निर्भर करता है। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो आंसर क्या होने वाला, अगर आंसर आप लोग बी बताएं तो बिल्कुल सही बताएं। देखिए CHO जो होता है आपका, ये सिंगल बॉन्ड है, CHO ये कार्बोन एल्डिहाइड ग्रुप होता है। CHO क्या एल्डिहाइड ग्रुप है, ये COOH जो है एल्डिहाइड है ना, ये कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। और O जो है ईथर ग्रुप पाया जाता है, और CO कार्बोनिल ग्रुप पाया जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी अगर बताएं बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। यहाँ पे है ग्लूकोज, तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज का सूत्र याद होना चाहिए, C6H12 और O6 होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने, तो देखिए कार्बन का भी 6 परमाणु है यहाँ पे, हाइड्रोजन का पूछेगा तो 12 और ऑक्सीजन का पूछेगा तो 6। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु। हाइड्रोजन के पूछेगा आपसे तो 12 बताएंगे, कार्बन का पूछेगा तो आपको 6 बताएंगे। इसी प्रकार से आप चीनी का भी याद रख लेंगे, ठीक है। चीनी, अगला सवाल देखेंगे 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ पे क्या, अधिक अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील मतलब तेजी से अभिक्रिया कर लेता है, वो कौन सा है, क्या कॉपर है, Hg है, Ag है या Au है। देखिए यहाँ पे राइट आंसर की बात करें हम यहाँ पे तो देखिए आंसर जो होगा वो कॉपर होगा। कॉपर क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु के रूप में माना जाता है, ठीक है। इन ऑप्शन के अनुसार कौन सा अभिक्रियाशील है, तो कॉपर है, ऑप्शन ए राइट आंसर। 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है।
कौन सा ऐसा गैस है जो चूने के पानी को क्या बना देता है, दूधिया बना देता है, यानी वाइट बना देता है? क्या क्लोरीन है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या ऑक्सीजन है? तो बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखेंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होते हैं वो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। CO2 गैस का प्रयोग जो है आपको अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है ना। इसका प्रयोग पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है 20 नंबर सवाल है, और क्या है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है। लिटमस रंजक जो होता है किस रंग का होता है, बैगनी रंग का। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, यानी लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये पूछा गया सवाल सीधा सीधी। ठीक है, बताइए फटाफट से क्या होने वाला है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, यह लाइकेन, पेड़ पाया जाता है लाइकेन, उसी से लिटमस प्राप्त किया जाता है जो बैगनी रंग का होता है। तो ये हम और भी क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो में हम मात्र 20 क्वेश्चन करवाए हैं, और इसमें से आप लोगों को टारगेट दिए थे कम से कम 15 या 15 प्लस लाने का। तो बताएं कितने लोग 15 प्लस आया या 15 आया है, या किसी को जितना भी आया उतना कमेंट करें, इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे चैनल से जुड़ जाइए और पूरा चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर होगा। धन्यवाद।